अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको कि आज मैं कितना खुश हूँ। मेरे भारतीय परिवार में से पहले दोस्त मेरे वैभव सिंह थे, जो फेसबुक के ज़माने में मेरे दोस्त थे, और मेरा फेसबुक का फोरम अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन फिर वो यूट्यूब फेसबुक ने डिलीट कर दिया मेरा प्रोफाइल। तो मैंने वैभव सिंह से मशवरा किया कि क्या करूं, तो वैभव सिंह ने मुझे बताया कि आप यूट्यूब ज्वाइन करें और यूट्यूब पे चैनल बनाएं। मुझे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, एक बच्चे को जिस तरह सिखाते हैं, मुझे उन्होंने एक एक चीज गाइड की यूट्यूब के हवाले से। और फिर उनका जो चैनल था डिफेंसिव ऑफेंस पे, उस पे मेरा पहला इंटरव्यू आया। किसी भी जगहों पे मैं कभी भी किसी से इंटरव्यू पे नहीं हुआ था, और उस इंटरव्यू का नतीजा ये निकला कि रातों रात, मैं समझता हूँ 1 महीने में मेरे 50,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। 1 महीने में सिर्फ वो डिफेंसिव ऑफेंस पे मेरे इंटरव्यू के। मेरा अपना एक राय है, दोस्ती की वजह से नहीं कह रहा, कि जो डिफेंसिव ऑफेंस का जो मटेरियल है, जो उनकी प्रोडक्ट है, वो किसी भारतीय मेन स्ट्रीम चैनल में भी नहीं आती। इतनी क्वालिटी की होती है, उसके ऊपर इतनी रिसर्च होती है, इतनी मेहनत होती है। और उस चैनल की खासियत ही थी कि मेरा चैनल भी चल पड़ा और मेरी इंट्रोडक्शन हुई उस भारतीय चैनल पे। वैभव सिंह को मेरा ख्याल है तकरीबन रोज कोई ना कोई इंटरव्यू की मेन स्ट्रीम टीवी पे यूट्यूबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, लेकिन वो नहीं जाते। लेकिन मेरा इतना उन्होंने मान रखा कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो वो तैयार हो गए। वैभव जी, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच भाई फॉर एवरीथिंग। नहीं नहीं अरे भाई आप ठीक है। मतलब आप जो वट एवर यू हैव डन और एवरीथिंग गोज टू योर ओन क्रेडिट, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। भाई, एक रास्ते पे चलाना, करेक्ट रास्ते पे, दैट इज बिगेस्ट थिंग। और मैं ये है कि आज जो कुछ भी हूँ, वो उसमें आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है भाई। अरे नहीं, अरे भाई। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से काफी मसले चल रहे हैं। खास तौर पे आपको पता है, हमारा पाकिस्तान तो टोटल ही क्राइसिस में है। पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सोशल, रिलीजियस, हर चीज है। आपकी गहरी नजर होती है पाकिस्तान के इश्यूज पे, आप एक एक चीज से वाकिफ हैं। बाज मर्तबा तो मुझे लगता है कि आप शायद कराची में पैदा हुए हैं और वहीं पले बड़े हैं। जिस हिसाब से आप कराची के इलाकों के नाम, पंजाब के एक एक गांव का नाम, एक एक चीज का नाम, डे टू डे अफेयर आपका, आपकी नजर रहती है। तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से मैं भी एक अरसे से कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का पेट्रोल रह गया है, 2 हफ्ते का इंपोर्ट का वो रह गया है, लेकिन कोलेप्स कर नहीं रहा है। जबकि डिफेंस मिनिस्टर खुद कह गया कि भाई पाकिस्तान कोलेप्स कर गया है। तो ये कोलेप्स कर गया है कि करेगा, या क्या हिसाब किताब है? देखिए, कोलैप्स हुआ नहीं है, बट कोलैप्स इनएविटेबल है। आज नहीं होगा तो कल होगा, कभी ना कभी तो होगा। इसमें देखिए दो तीन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान को लेकर के, जो कि जिनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ इंटरट्वाइंड है। जैसे चाइना है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जो कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के सारे पैसे और सारा का सारा उनको इंटरनेशनल सपोर्ट सऊदी अरेबिया ने लाके दिया था। जिस जिस तरह से आप एक गाड़ी खरीदते हैं, अगर आप 2-4 करोड़ रुपए की आज आप गाड़ी खरीद लें, आप लंदन में रहते हैं और आप हैरिट्स चले जाएं शॉपिंग करने के लिए। हालांकि आप नहीं जा सकते बिकॉज आप पाकिस्तान आर्मी के कर्नल तो नहीं है कि आप हैरिट्स में शॉपिंग कर सकें। बट अगर आप हैरिट्स में, अगर हम मान लें कि आप शॉपिंग करने गए तो आप 4-5 करोड़ की आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं पार्किंग में आप लगाएंगे। ठीक है। उस पार्किंग का ठेका किसी के पास होगा, और जिसने उस पार्किंग का ठेका लिया होगा, आप उसको एक पर्टिकुलर फीस होगी, उसकी एक पर्ची कटेगी, जो आप उसको एक चार्ज पे करेंगे, चाहे वो पर घंटे के हिसाब से हो या आपने वहां गाड़ी खड़ी की सिर्फ इस हिसाब से हो, दोनों तरीके से। तो जो भी आपको पर्ची काट के देगा, उस बंदे ने वहां पे पार्किंग के का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, एक ठेका लिया हुआ है। उस जो बंदे ने जिसने पार्किंग का ठेका लिया हुआ है, जरूरी नहीं कि उसके पास भी 4 करोड़ की गाड़ी हो।
हो सकता है वो स्कूटर से चलता हो सकता है वो टैक्सी से आता हो सकता है कि वो आपके यहाँ पे ट्यूब ट्रेन चलती हैं उनके थ्रू जाता हो। तो अब बात ये है कि गाड़ी उसके यहाँ खड़ी है, इसकी वजह से ये गाड़ी उसकी नहीं हो जाएगी, वो गाड़ी आरिफ अजकिया की होगी। आरिफ अजकिया की गाड़ी है 4 करोड़ की, उस टेंडर वाले की नहीं है, उस पार्किंग के जो ठेकेदार है उसकी नहीं। तो सेम सिचुएशन है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनकी, कि वो बेसिकली पार्क्ड है पाकिस्तान में, उसकी ओनरशिप उनके पास नहीं है, बिकॉज उसको बनाने में जितने पैसे लगे हैं वो सारे पैसे सऊदी अरेबिया ने दिए। उसकी मेंटेनेंस में जो खर्च आता है वो सऊदी अरेबिया इंश्योर करता है। उसको बनाने के दौरान उनके ऊपर जो मुसीबतें आई, उस मेरे ख्याल से उस दौर में आप पाकिस्तान में ही थे, कराची में ही थे। तो जो सैंक्शंस लगी थी पाकिस्तान के ऊपर, वो उस सैंक्शंस के दौरान जो पाकिस्तान को जो ऑयल चाहिए था, जो उसकी जो डेली की जो जरूरतें थी, उनकी फुलफिलमेंट के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट्स थी, वो सारी की सारी सऊदी अरेबिया ने पूरी करी थी। तो जब सब कुछ सऊदी अरेबिया का है तो बेसिकली उस पार्किंग का, वो न्यूक्लियर वेपन्स पार्क्ड है पाकिस्तान में जिसका ओनर कोई और है। ठीक है। सो सऊदी अरेबिया कभी भी पाकिस्तान को उस सिचुएशन में नहीं जाने देगा, या अमेरिका हो या चाइना हो उस सिचुएशन में कभी नहीं जाने देगा जहां पे वो ऐसा लगे कि वो फेल हो चुका है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। और इसी पर्टिकुलर नैरेटिव का वो फायदा उठाते हैं, इसी चीज को लेकर के वो दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं, ग्लोबल पावर्स को। अमेरिका पाकिस्तान के आप बड़े बड़े जो दिफाई तजिया निगार हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जब वो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे बैठते हैं तो वो क्या बातें करते हैं, आप पिछले सिर्फ 10 साल की उनकी जो गुफ्तगू है आप वो सुन लें। वो यही बातें करते हैं ना कि अगर हम नहीं होंगे तो ये जितने अफगानिस्तान में टेररिस्ट है ये सारे के सारे इंडिया चले जाएंगे। अगर हम नहीं होंगे तो जो रशिया है वो सेंट्रल एशिया चला जाएगा। अगर हम नहीं होंगे तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये अलकायदा के हाथ में चले जाएंगे। अगर हम नहीं होंगे तो ये हो जाए, मतलब उनका जो पूरा नैरेटिव है जिसकी बेसिस पे अपना वो सारे आर्गुमेंट फ्रेम करते हैं, वो यही है कि अगर हम नहीं हैं तो तुम भी नहीं रहोगे। So this is the message that they try to give to every American, Chinese, and Saudi, and every civilized person living in this world. तो वो उस ब्लैकमेलिंग के ऊपर चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसे लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। तो अब क्या हो गया कि अब एक सिचुएशन आ गई है जहां पे पीपल हैव डिसाइडेड दैट वी नीड टू कॉल देयर ब्लफ, कि इनकी जो गीदड़ भपकी है हमको इसको फिक्स करना है बेसिकली। हम हमेशा के लिए ब्लैकमेल नहीं हो सकते। तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगे, बट उसको स्टेबल भी नहीं रहने देंगे, ये भी चीज कंफर्म्ड है। सो अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड विल ऑलवेज ट्राई टू कीप पाकिस्तान इन अ जेली स्टेट। जो जेली स्टेट होता है, जैसे एक होता है कि एक सॉलिड स्टेट होता है, तो इंडिया एक सॉलिड स्टेट है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप खालिस्तान ले आइए, आप नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ले आइए, आप कुछ भी ले आइए, इंडिया इज स्टैंडिंग फर्म एंड स्ट्रांग। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना कभी डोकलाम में कुछ कर देगा, कभी तिब्बत के रीजन में कुछ कर देगा, कहीं कुछ करते, पेंगोंग सो में, बट इंडिया विल ऑलवेज बी अ स्ट्रांग स्टेट। तो वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में रहेगा, वो कभी भी शेक नहीं करेगा, वो सारे के सारे झटके बर्दाश्त कर सकता है भारत। एक होता है बटर स्टेट, जो कि छोटी सी छोटी चीजों पे बिल्कुल मेल्ट डाउन हो जाता है। जैसे अफगानिस्तान था अशरफ गनी के अंडर में, कि जरा सा मूवमेंट आया और बिल्कुल बटर स्टेट की तरफ पिघल गए, पूरा सिस्टम खत्म हो गया, प्रेसिडेंट से लेकर के एक जो चौकीदार था किसी थाने पे अफगानिस्तान के, वो तक सारे सब ने सरेंडर कर दिया। तो दैट इज अ बटर स्टेट। एक होता है जेली स्टेट, जो कि ना बटर स्टेट होता है ना सॉलिड स्टेट होता है, ना मजबूत होता है ना कमजोर होता है, बस वो एक जेली जैसे शेक करती रहती है कि जरा से जब खिलाओ तो वो शेक करने लगती है, वो पिघलती भी नहीं है और स्टेबल भी नहीं रहती। तो पाकिस्तान इज अ जेली स्टेट एंड अमेरिका विल मेक श्योर कि इसको इस सिचुएशन में रखा जाए। एक कहते हैं ना कि एक खौफ की जो फिजा होती है,
एक जो डर का माहौल होता है वो पाकिस्तान में मेंटेन करके रखें, और न इनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दें, और न ही इनको बिल्कुल ही बैंकरप्ट होने दें। तो बेसिकली ये वो कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली कर रहे हैं, और ये चाइना के भी इंटरेस्ट में है, बिकॉज चाइना की भी वैल्यू पाकिस्तान की नजर में तभी तक है बिकॉज वो उनको इस तरह से देखते हैं कि यार अगर कल कुछ बहुत वर्स्ट सिचुएशन हुई तो चाइना हमें कुछ देगा, चाइना विल कम एंड रेस्क्यू अस। तो ये जेली सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है जो कि सऊदी अरेबिया के भी इंटरेस्ट में है, चाइना के भी इंटरेस्ट में है, अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है, जो कि तीन सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे जियोपॉलिटिकली हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में आप देखिए। और अफगानिस्तान में जो एम्बेरसमेंट अमेरिका ने झेली है, उसके बाद अब जाहिर सी बात है अमेरिका कुछ ना कुछ तो रिवेंज या बदला उस चीज का लेगा। बट अमेरिका बीइंग अमेरिका, वो नी जर्क रिएक्शंस नहीं देता। वो पॉलिसीज बनाता है, उन पॉलिसीज के ऊपर काम करता है। वो पुराने बॉलीवुड की फिल्में होती थी ना जिसमें एक सेठ होता था एक पर्टिकुलर गांव का, और वो ब्याज पे पैसे देता था और फिर वो पूरे पैसे वसूलता था। तो दैट इज द काइंड ऑफ स्टेट दैट अमेरिका इज, कि उसने आपको दिया है तो वो वसूलेगा। एंड वो कर रहे हैं, वसूल रहे हैं उस चीज को। तो भाई आपने अभी जो न्यूक्लियर स्टेटस बताए सारे, तो उस हवाले से दो तीन सवाल हैं। एक तो ये कि अभी आपको पता होगा कि 2 हफ्ते पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए थे पाकिस्तान। वो बेसिकली एजेंडा तो ये बताया गया था कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से, लेकिन आके बयान यही दिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब सेफ हैं और ये है और वो है। तो हम्म। एक अंदर खाने में ये बात चल रही है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के सौदेबाजी के लिए आए थे कि उसको वाइंड अप करना, ये वो। दूसरा, आपने कहा कि ये सऊदी अरब की गाड़ी पार्क है इधर, तो क्या ये मुमकिन है कि सऊदी अरब उसको यूज कर सके? और आखिरी चीज के ये ब्लैकमेलिंग जो पाकिस्तान कर रहा है, तो क्या ये ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी? देखिए, आईएईए वाला जो पूरा मसला था उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने में काफी सारी बातें हुई। और जो अंदर खाने में बातें हुई, लोग बिहाइंड द कैमरा जो बातें कर रहे थे उसमें ये था कि जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है या जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये कुछ डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और उस डील के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करके और कुछ पैसे लेंगे वेस्ट से। लेकिन वो जितनी भी इस तरह की बातें थी वो एक्चुअली बातें गलत थी। मैं आपको जो रियल खबर है वो दे रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करने की ऐसी कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। और ये जितने भी विजिट्स हुए हैं, ये सारे के सारे विजिट्स एक रेगुलर इंस्पेक्शन विजिट्स थे, और ये एक होक्स उड़ाया गया। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि ये होक्स दो जगहों से उड़ा है, प्योरली होक्स था ये। कि आईएईए जो है वो यहाँ आ रही है बिकॉज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट या जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, आसिम मुनीर की जो जो आर्मी चीफ है, या नंदी मंजूम जो आईएसआई चीफ है, ये कुछ डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे देते हैं या सरेंडर कर देते हैं या आपके कंट्रोल में दे देते हैं, और आप इसके बदले में हमें पैसे दे दो या हमें बेल आउट कर दो या हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाए। ये सारी की सारी बातें झूठी है, इनमें कोई सदाकत नहीं है। ये दीज आर ऑल फेक नैरेटिव्स। मजे वाली बात यह कि ये नैरेटिव दो लोगों ने पुश किया है। ये नैरेटिव दो लोगों ने पुश किया है, एक इमरान खान की जो सोशल मीडिया सेल है उसने पुश किया है, और दूसरा जो इंडियन साइड है इसने पुश किया है। जबकि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि बिकॉज एक रेगुलर होता है, ये जितने भी न्यूक्लियर जिन जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उन सबके यहाँ पे ये चीजें होती हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो आपके एक सवाल का जवाब तो ये हो गया कि कोई ऐसी डील नहीं चल रही है न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करने की।
दूसरी की ब्लैकमेल चलता रहेगा क्या? ब्लैकमेल 100% चलेगा, बिकॉज पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं है खेलने के लिए, और ये बात पाकिस्तान की स्टेट जानती है। पाकिस्तान के पास एक कार्ड था खेलने के लिए जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी है उसके जामिन हम हैं इस पूरे खत्ते में, बिकॉज तालिबान को हम कंट्रोल करते हैं। तो तालिबान आपके ऊपर हमलावर ना हो, इसकी गारंटी हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। अमेरिका जा चुका है, वहां पे तालिबान की हुकूमत आ चुकी है। अमेरिका का जितना भी इंटरेस्ट था इस पूरे रीजन में, वो सारे के सारा इंटरेस्ट अमेरिका के जाने के साथ गया है। अमेरिका का एक इंटरेस्ट रह गया है कि पाकिस्तान जैसा एक न्यूक्लियर स्टेट अब कहीं रोग स्टेट, मतलब एक रोग स्टेट तो है पाकिस्तान, बट इस नॉर्थ कोरिया जैसा रोग स्टेट ना बने, जो कि 24 घंटे अमेरिका को धमकियां दे कि मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करूंगा। ठीक है, तो उस चीज को बचाना है उन्हें, अमेरिका को। और दूसरा कि जो पाकिस्तान की जो एलिजियंस है वो तो टिल्ट गया है चाइना की तरफ, बट वो चाइना के साथ साथ रसिया की तरफ भी उतना ना जाए, ताकि हमारे पास इस खित्ते में एक ऐसा एलआई, जो सो कॉल्ड कोट अनकोट एलआई है, वो इस तरह का ना हो जाए कि मतलब हमारे पास वो हमारे हाथ से निकल जाए। तो अमेरिका, कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक, वो स्टिक तो कैरी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को पनिश कर भी रहे हैं, बट वो कैरेट भी कैरी करना चाह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे उनको वो गाजर भी दी जा सके। तो अ, ये दो चीजें हैं। और व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को बिल्कुल ही लेट लूज नहीं करेगा। दे नीड पाकिस्तान फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। उसमें मेरे अपने पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब मेरे डिफरेंसेस हैं, इंडिया में बहुत सारे लोगों के होंगे, बट अगर आप वॉशिंगटन में बैठ के साउथ एशियन पिक्चर को देखेंगे तो आपको एक बहुत डिफरेंट पिक्चर दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, हमारी दुश्मनियां हैं, हमारी इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है, पाकिस्तान की टीटीपी से दुश्मनी है, अफगानिस्तान की किसी और से दुश्मनी है, चाइना की इंडिया से दुश्मनी है। तो ये हमारी आपस में, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी अपनी रिलेशनशिप की एक नोयत है जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप वॉशिंगटन में बैठते हैं जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, तो आप इस पूरे रीजन को बहुत दूसरे चश्मे से देखते हैं। फिर आप इनको एज अ डिफरेंट एंटिटीज देखते हैं। जब आप एज अ डिफरेंट एंटिटीज देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि यार किसकी फौजें कितनी बड़ी है, इनके साथ हमारा बिजनेस रिलेशन कितना है, इस पर्टिकुलर मुल्क का बाकी दुनिया से बिजनेस रिलेशन क्या है, अगर हम इसे रिलेशन बनाते हैं तो हमें कितना फायदा है, और अगर हम इसे रिलेशन तोड़ते हैं तो हमें नुकसान कितना है। फिर आप वो सारी चीजें एनालाइज करते हैं। तो अमेरिका अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जितना कर सकता है वो कर रहा है, और वो, मेरे साथ वो पहले कहा कि वो पाकिस्तान को कभी भी अपने जो कंट्रोल है, अपना जो ब्लॉक है, उससे नहीं जाने देगा। एंड टू मेक श्योर कि वो ना जाए, वो पाकिस्तान को तड़पा सकते हैं बट मारेंगे कभी नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी। भाई इकोनॉमी की तरफ वापस जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आम आदमी की दस्तरस में प्याज तक नहीं है, आटा तक नहीं है। पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उनकी स्काई रॉकेटिंग कीमतें हो गई हैं। रोजगार खत्म हो गए हैं क्योंकि मेजर इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, सप्लाई लाइन बंद है, इंपोर्ट्स बंद हैं। पाकिस्तान की सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं। एक जमाना था कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी कहलाते थे, गंदुम और दालें हम एक्सपोर्ट करते थे, आज इंपोर्ट कर रहे हैं। कई महीने हो गए इंपोर्ट बंद है। इससे इंडस्ट्री बंद हो गई है। टेक्सटाइल सेक्टर में सुना है लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। क्या ये अनार्की की तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम, शायद श्रीलंका की आवाम तो गैरतमंद थी कि थोड़ा मसला खराब हुआ उन्होंने सड़कों पे आ गए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे नहीं आ रही, तो क्या अनार्की की तरफ जा रहा है? देखिए, अनारकी की तरफ वो
जा रहे नहीं जा रहे हैं तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन अरे भाई ये जितने भी मसाइल है, इसके लिए अगर किसी का अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि वजह क्या है, वो वजूहात क्या है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे। अगर आप किसी का गिरेबान पकड़ना है तो जाए वो कर्नल लियाकत अली वसीम, जो इस्लामाबाद का सो कॉल्ड सेक्टर अनऑफिशियल सेक्टर कमांडर हुआ करता था, जिसको जनरल फैज हमीद ने ला करके वहां बिठाया था इस्लामाबाद में। वो जर्नलिस्ट को भी किडनैप करवाता था, जजेस की भी कॉलर्स पकड़ता था, पॉलिटिशियंस के भी अरेस्ट वारंट इशू कराता था नैब से। एक चलती फिरती गवर्नमेंट जिसने डिलीवर किया था, उसके मतलब उसका जितना पे तिया पैंतीस था सब उसने किया। उसने लोगों के टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए, उसने लोगों की सजाएं कराई, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में बैठ करके उसने डिसाइड किया कि कौन किसको कितने साल की सजा होगी, कौन डिस्क्वालीफाई होगा कौन नहीं होगा। तो जाके उसका कॉलर पकड़े, जनरल फैज हमीद का कॉलर पकड़े, जाके जनरल बाजवा का गिरेबान पकड़े जो कि इमरान खान को लेके आया था। बात तो इन इन मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन अब वो कौम कर क्या रही है? वो कौम ये कर रही है कि वो इमरान खान का, मैं कल देख रहा था कि इमरान खान को सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर का उसको खिताब दे रही है। कल इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस, उन बाई इलेक्शन में पीटीआई कैंडिडेट जीता है। मतलब पीएमएल एन और पीपल्स पार्टी का मिलाकर के उतना वोट नहीं है जितना पीटीआई के बंदे ने अकेले जीता है। हाँ, डबल से ज्यादा वोट था। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं, तो वो कौम डिजर्व नहीं करती कि वो सड़कों पे आए, वो भुखमरी झेले, वो भीख मांगे, वो गुर्बत में रहे, वो जलील हो? क्या वो कौम डिजर्व नहीं करती ये जिस सिचुएशन में वो है? क्या वो सिचुएशन को डिजर्व नहीं करते कि वो भुगत चुके हैं जिस शख्स को 5 साल 4 साल, और देख चुके हैं उसकी 4 साल की सारी करतूतों का जो रिजल्ट आया है, कि आज उनके मुल्क की ये हालत है, वो उसको ही सबसे ज्यादा वोट दे रहे हैं। और आप ये देखें कि वो रियासत मदीना बनाने निकला था, और पाकिस्तान तो वैसे भी इस्लामी जमहूरियत है पाकिस्तान में। और उस इस्लामी जमहूरियत में जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो कौन है? उसके ऑडियो लीक्स आपने सुने? जी 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 जी। उस ऑडियो लीक्स को मैं और आप बयान नहीं कर सकते हमारे इस प्रोग्राम में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब अगर मैं इस कमरे में बैठा हूं और अगर आप उस जहां भी बैठे हैं, अगर आप वहां पे अगर आप चाहें उस ऑडियो को आप स्पीकर में प्ले करके सुन ले, आप नहीं सुन सकते। नहीं सुन सकते। वो जिस तरह की बातें करता है खवातीन के साथ, औरतों के साथ, और जिस तरह का उसका बिहेवियर है, वो रियासत मदीना बनाने निकला था। हाँ, वो रियासत मदीना बनाने निकला था, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो बेशतर अवाम है, मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वो उसको अपना लीडर आज भी मान रही है। कैन यू इमेजिन? तो फिर आपको और या हमको क्या तकलीफ होनी चाहिए? फिर तो वो डिजर्व करते हैं वैसा लीडर। वो डिजर्व करते हैं कि वो खाए भी ना मरे। वो डिजर्व करते हैं कि बम धमाकों में उनकी जाने जाए। वो डिजर्व करते हैं कि जब सड़कों पे उनके परिवार के लोग, उनके खानदान के लोग जाएं, तो कोई नाम मालूम अफराद आके उनको गोली मारते हैं। वो डिजर्व करते हैं। फिर भाई। हमें और आपको इस पे तजिया करने की, इस पे मरसिया पढ़ने की, इस पे बात करने की कोई कोई जरूरत नहीं है। फिर जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो भाई ये बताएं कि आईएमएफ आया पाकिस्तान में, 10 दिन मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ, इसको भी आज तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए ना आईएमएफ ने कोई बात की है कि हम दे रहे हैं पैसे, नहीं दे रहे। सुना है कि आईएमएफ ने कंडीशन रखी थी कि मिलिट्री बजट को कम करो, और कल की एक खबर है कि सरकार ने कहा है कि हम 35% मिलिट्री बजट कम करेंगे। क्या इनकी इतनी हैसियत है कि ये मिलिट्री बजट कम कर सकें? और आईएमएफ देगा किस्त 1 बिलियन की, और उस 1 बिलियन की किस्त से कुछ पाकिस्तान का गुजारा हो जाएगा? नहीं, देखिए आसिफ, अरे भाई ये बात सही है कि वो बजट कम करेंगे, और ये खबर दुरुस्त है। वो 35% करेंगे या 30 करेंगे, 25 करेंगे, ये एक अलग मसला है। बट
आसिम मुनीर में और कोर कमांडर्स की जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम अपना कम करें, बिकॉज आर्मी की खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हुई है पाकिस्तान में, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान खान एंड पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है, उन्होंने जितना डैमेज किया है। अब आप देखे, मैं हंस रहा था पिछले एक हफ्ते 10 दिन में जितनी भी बांग्लादेश के टाइम पे जो बांग्लादेश की जो बंगाली औरतों के साथ जो रेप्स हुए, जो जातियां हुई, और उनकी जितनी फोटोग्राफ्स ट्विटर पे ट्वीट हुई हैं उसमें से 98% फोटोग्राफ्स पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स ने ट्वीट की है 1971 में। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको जितना डैमेज किया है पीटीआई ने, तो इस समय आर्मी के लिए भी, पाकिस्तान फौज के लिए भी ये बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है कि सबसे पहले तो अपनी क्रेडिबिलिटी बचाएं। तो उसके लिए वो करेंगे, और ये डिसीजन हो चुका है ऑलरेडी। उनकी लास्ट जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई थी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसमें डिसाइड हुआ था कि हम कट करेंगे। वो 35% कट कर भी ले। देखिए आरिफ भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, आर्मी को छोड़ दें आप, आईएसआई का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो कोई गवर्नमेंट का तो बजट नहीं है। अफगानिस्तान से जो हेरोइन आती है और जो इंटरनेशनली स्मगल होती है उससे वो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं। वो एबडक्शंस के थ्रू करोड़ों रुपए कमाते हैं। वो जो इलीगल स्मगलिंग होती है ईरान के साथ, बलूचिस्तान के ईरान बॉर्डर पे, उससे कई सौ करोड़ रुपए कमाते हैं। वो फिर आपको पता है कि जो टैंकर माफिया पे कराची में चलता है वो कौन चलवाता है। और अब जो मेजर जितनी भी इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की, चाहे वो लेदर की हो, चाहे चॉकलेट की हो, चाहे वो फूड की हो, मतलब आप नाम लें, जितनी भी अशाए खुर्दोनोश है उनकी हो, ये सारी की सारी सेक्टर्स में वो, मतलब फौजी फाउंडेशन और पाकिस्तान आर्मी के जितने अलग अलग डिफरेंट विंग्स हैं वो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो गवर्नमेंट बजट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ देयर सैलरी एंड पेंशंस। वो उनकी तनख्वाहें और पेंशन्स और दो चार जो उनके जो फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं कि उनको हथियार खरीदने हैं किसी दूसरे मुल्क से, तो वहां पे तो आप हीरोइन का पैसा नहीं दे सकते ना। आप आपको F-16 खरीदने हैं तो वहां पे आप एबडक्शंस और टैंकर माफिया का पैसा नहीं दे सकते। तो वहां पे उनको जरूरत है, बाकी वो अपने मैनेज कर लेंगे। अगर आज जो पेट्रोल और डीजल ईरान से स्मगल होके पाकिस्तान आता है, उस पे आज अगर वो 10 रुपए पर लीटर ले रहे हैं, कल 15 रुपए पर लीटर ले लेंगे, उनको कोई मसला नहीं है। आज एक अब्डक्शन पे अगर वो 5 करोड़ रुपए डिमांड करते हैं, कल 7.5 कर लेंगे। आज जो हीरोइन उनके यहाँ से वो आईएसआई वाले स्मगल करके पूरी दुनिया में भेज रहे हैं अफगानिस्तान से, अगर आज वो 50 करोड़ रुपए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, अगर आज वो 1 करोड़ रुपए पर किलो बेच रहे हैं तो कल को वो 1.5 करोड़ रुपए पर किलो कर देंगे। तो दे विल मेक अप, दे नो हाउ टू मैनेज दिस। तो लेकिन क्रेडिबिलिटी मैनेज नहीं हो पाएगी अगर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो इशू एट द हैंड उनके लिए जो है वो उसको मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और वो कर लेंगे, वो उस्ताद है वो। उन्होंने लियाकत अली खान को गोली मारी, किसी ने क्या बिगाड़ लिया? फातिमा जिन्ना को गोली मारी, किसी ने क्या बिगाड़ लिया उनका? जुल्फिकार अली भुट्टो इतना पॉपुलर लीडर था, उसको फांसी दे दी, किस क्या हो गया? उनको कोई मसला नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो को मरवाया मुशर्रफ ने, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। तो एक इमरान खान है, ठीक है, एक मसला है तो ऐसे मसले मसाइल उनके पास हर 15-20 साल पे आते हैं, वो मैनेज कर ले जाते हैं। तो भाई आईएमएफ की किस्त आएगी और उससे कुछ गुजारा हो जाएगा? वो देंगे, 100% देंगे वो अपनी। मैंने आपसे जो पहले जो आपके सवाल था उसके जवाब में मैंने कहा था कि अमेरिका इनको पनिश करेगा, इनको टॉर्चर करेगा, बट मरने नहीं देगा कभी। बी वेरी श्योर अबाउट इट। इनका वो इनको उतना ही खाना देगा जितने में ये जिंदा रहे, मरे नहीं। अच्छा भाई, ये अभी आपने इमरान खान का और पीटीआई का सारा जिक्र किया, तो इमरान खान के बारे में तो जनरल इम्प्रेशन ये था जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था कि ही इज पैट्रियोटिक और वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान का सोचता है। इसने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इसने तो देखा जाए तो आईएसआई में जो ग्रुप्स बने हैं, आर्मी में जो ग्रुप्स बने हैं, तो जितना बदनाम इसने किया है इतना तो किसी ने नहीं किया। तो ये क्या वजह है? इमरान खान का क्या इम्पैक्ट है?
देखिए पाकिस्तान में दो सोसाइटीज है ना बेसिकली। एक वो है जो इस्लामाबाद के F8 में रहती है, F9 में रहती है, F11 में रहती है, ठीक है, जो कि मई और जून के महीनों में पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी, वो मई और जून के महीने में आपको लंदन में मिलेगी, ठीक है। जिनके फार्म हाउसेस पाकिस्तान में नहीं है, उनके फार्म हाउसेस लंदन के आउटस्कर्ट्स में है, वो एलिट है। जिसे मैं अभी बात कर रहा था वो कर्नल लियाकत अली वसीम की, उसका F8 में मकान है कर्नल लियाकत का, इस्लामाबाद में। और दो मकानों को मिला करके एक मकान बनाया है, मतलब एक मकान भी नहीं है उसका। और उसके घर में जो मार्बल लगे हैं वो इटली से इंपोर्टेड है। वो मतलब इमरान खान का ब्लू आइड बॉय था वो। उसका काम क्या था? आज आरिफ अजकिया ने कुछ बोला, उठा लो उसको। आज कोई जर्नलिस्ट ने कुछ बोला है, उठा लो। इसके खिलाफ क्या सजा दिलानी है? शाहिद खाकन अब्बासी को जेल भेजना है, हाई कोर्ट के जज को फोन करो इसको 8 महीना भेज दो, वो भेज देता था। वो नैब के चेयरमैन को अपने ऑफिस में बैठ के फोन करता था कि फला आदमी के खिलाफ वारंट इशू कर दो, उसके खिलाफ केस बाद में बनेगा, वारंट पहले इशू जाता था उसके खिलाफ। तो एक तो ये कैटेगरी है लोगों की, लियाकत वसीम टाइप की। लियाकत लियाकत वसीम की सारी फैमिली आपके यहाँ लंदन में रहती है, आपको पता है? उसकी बीवी लंदन में रहती है, उसके बच्चे लंदन में रहते हैं, उसके बच्चे पढ़ते लंदन में है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज लंदन में। तो बेसिकली वो शख्स जो जिसका सब कुछ लंदन में है, वो मामला डील कर रहा है पाकिस्तान के। अभी भी? नहीं, अब तो अभी तो उसको उस पे डाल दिया ना, ECL पे। बिकॉज जब आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बने हैं, आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद अभी इसी महीने में, फरवरी की बात कर रहा हूँ, फरवरी में ही वॉज ट्राइंग टू गो बैक टू लंदन। लंदन वापस जाना चाह रहा था, उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया और बोला आपका नाम ECL पे डाला है, किससे कहने पे? आर्मी चीफ के कहने पे डाला है, आप नहीं जा सकते। तो भाई फैज हमीद के खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है? फैज हमीद के जितने भी चट्टे बट्टे थे, लियाकत अली वसीम जैसे, उन सब के खिलाफ हो रही है, उन सबके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों को फारिग कर दिया गया है फौज से, और उनके बहुत सारों के खिलाफ इंक्वायरियां भी चल रही हैं। मैं बहुत सारे नाम यहाँ भी नहीं लेना चाहता, बिकॉज फिर वो इशू डाइल्यूट होगा, कंट्रोवर्शियल होगा। बट बहुत सारे ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ पे जिनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही है, बहुत सारे जो फारिग हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको जेल भी भेजा है इन्होंने। अच्छा। तो जी, तो बिकॉज वो आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद भी फैज हमीद के लिए काम कर रहे थे, और नदीम अंजुम के ISI चीफ होने के बावजूद वो रिपोर्टिंग फैज हमीद को कर रहे थे, हर एक मामला की जो इंफॉर्मेशन थी वो उनको लीक कर रहे थे। तो भाई सो आपने एक बात की कि इमरान खान लियाकत वसीम को फोन करता था और सब चीजें होती थी, लेकिन इमरान खान तो कहता है कि मैं तो चपड़ासी था, सारा काम तो बाजवा का था। तो ऐसा है इस नहीं, तो बात? नहीं, नहीं, ऐसा है कि अ, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन बोला। इसका मतलब ये नहीं कि वो सादिक और अमीन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो इमरान खान कहता है वो सच कहता है, ठीक है। इमरान खान तो अपनी खुद से की हुई बात, जो कि उसने खुद अपनी पार्टी की लीडर्स के साथ, जो खवातीन है उनके साथ जो बातें कर रहा है, जो मैं और आप सुन के बता रहे हैं कि हाँ यार ये इसी ने बात करी है, वो उसको कहता है कि ये तो डीप फेक है, ये तो एडिटेड है, ये तो सब झूठ है, मैंने तो बात करी ही नहीं है। आप मुझे बताएं, उसकी जो बीवी है इमरान खान की, जो पिंकी पीरनी जो है, बुशरा बीवी, उसने जो बात की है, क्या वो बात उसने नहीं की? आप अपने कानों से आप सुन के आपको लगता है कि यार ये बात तो उसने नहीं की, जो उसने जुल्फी बुखारी के साथ जो बातें वो कर रही थी, बिल्कुल की है। की है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल की। सामने वाली आवाज भी जुल्फी बुखारी की है, जी जी। दूसरी आवाज भी उसकी है, बिल्कुल है। दोनों की बातचीत है, वो भी डिनाई करते हैं कि एडिटिंग है। इमरान खान नहीं बोलता एडिटिंग है। तो यार जो इंसान अपनी बोली हुई बात पे खड़ा नहीं हो सकता,
आप मुझे ये बता रहे हो कि यार वो तो ये कहता है कि मैं तो चपरासी था, मैं तो ये था। यार वही इंसान तो 4 साल तक ये भी बोलता रहा कि जनरल बाजवा से बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं है। आईएसआई फोन रिकॉर्ड करती है, अच्छा करती है कि फोन रिकॉर्ड करती है। हाँ हाँ हाँ। मेरा फोन रिकॉर्ड करे आईएसआई, जी जी। वो खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर उसने, तो उसने तो कम से कम दर्जनों बार ये भी बोला कि ये तो नवाज शरीफ और ये आईएसआई से और ये जो फोन रिकॉर्ड करते हैं इसलिए चिढ़ते हैं बिकॉज ये चोर है, ये करप्शन करते हैं। ठीक है, तो उसने तो बहुत सारी बातें बोलती है, वो तो आज बोल के कल मुकर जाता है। और वो शख्स है जो ये कहता है कि यू टर्न लेना तो स्टेट्समैन की निशानी है। जो बड़े स्टेट्समैन होते हैं वो यू टर्न लेते हैं, अपनी बात से मुकरते हैं। तो तो अब ऐसे शख्स का मैं क्या मतलब, वो क्या कहता है नहीं कहने से क्या फर्क पड़ता है, वो कल यू टर्न ले लेगा। तो भाई ये बताएं कि इमरान खान को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इतना तो इसके ऊपर केस बनते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाए, तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी इज द ओनली रीजन कि इमरान खान आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों? आसिफ अली जरदारी का कहना यह है कि अगर आज इसको गिरफ्तार करते हो तो इसको नेल्सन मंडेला बना देंगे इसके फॉलोअर्स। और जो मीडिया जिस तरह से इसके पीछे पीछे भाग रही है, वो मीडिया इसको नेल्सन मंडेला बना देगी। तो इसको गिरफ्तार मत करो। अगर जो करना है इसके खिलाफ, देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं सियासत करते हैं, नेशनल असेंबली है, आपके यहाँ सेनेटर्स है, आपके यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज के लोग हैं, सब कुछ है। बट सियासतदान पाकिस्तान में सिर्फ एक है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। एक और था सियासतदान अल्ताफ हुसैन, बट अब हो चुकी पिछले 20-25 साल 30 साल से नहीं है पाकिस्तान में, तो आप उसको नहीं काउंट कर सकते। टेक्निकली ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन एनी मोर। बट अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान में सियासतदान, राजनीतिक नेता सिर्फ एक है जिसको राजनीति आती है, जिसको सियासत आती है, वो आसिफ अली जरदारी है। वो सही कह रहा है कि अगर उसको गिरफ्तार करते हो, आज करोगे कल नेल्सन मंडेला बनेगा ये। इसके लोग बैठे हुए हैं दुनिया भर में। एंड आपको पता है, तो सारी चीजें अब तो पब्लिक डोमेन में है। हम तो पहले बोलते थे, लोग नहीं बिलीव करते थे, अब आज तो पब्लिक डोमेन में आ गई कि इन्होंने पीआर फर्म्स हायर की हुई हैं अमेरिका में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, सब जगहों पे। वो पीआर फर्म्स इनके लिए लॉबिंग करती हैं यूएस कांग्रेस में। अलीमा बाजी जो इमरान खान की बड़ी बहन है, वो गई थी ना अभी यूएस, जो स्पीकर है यूएस सेनेट का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, तो हाउस ऑफ वहां के जो स्पीकर उसके साथ अभी परसों 3 दिन पहले मिलके आई है वो। जी जी। तो इन्होंने फर्म्स हायर की हुई है, लोगों के साथ मिलते हैं, लॉबिंग करते हैं। तो देवर लाइक कि यार आसिफ अली जरदारी ने कहा यार इसको छोड़ दो, जहां पे बैठा है जमान पार्क में बैठा है, जो कर रहा है करने दो, अपना काम करते रहो, इसको अरेस्ट मत करो। सो जरदारी ने जो कहा मैं उससे एग्री करता हूँ। एग्री इन द सेंस कि वो अपने हिसाब से ठीक सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टेट कमजोर है। आपको पता है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए क्या लगते हैं? 4 ढाले लगते हैं। वो 4 ढाले जाएंगे और उसको उठा ले आएंगे, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी कल रात में मेरी बात हो रही थी एक दोस्त से, वो बता रहे थे कि यार जमान पार्क का जो है ना, वो सारा हवा बना हुआ है, वहां तुम जाओगे वहां 100 बंदा नहीं बैठा हुआ है जमान पार्क पे। क्या 100 बंदा नहीं मिलेगा उसके घर के सामने? ये एक मीडिया में एक हाइप बनी हुई है कि यार वहां पे हजारों की तादाद में, क्या यार वो जो एरिया है वो इतना बिजी है कि वहां पे मतलब 1000 आदमी अगर इकट्ठा हो जाए तो पूरा एरिया, पूरी लोकेलिटी जाम हो जाएगी। तो कहते वहां 150 के ऊपर लोग नहीं है। सो आई आई मीन कि वो पॉलिटिकली सोच रहे हैं इस इशू को, अपनी अना का मसला नहीं बना रहे, अपनी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला नहीं बना रहे। अच्छा भाई, पाकिस्तान के हवाले से तो हम कई घंटे बात कर सकते हैं। मैं आखिरी सवाल पाकिस्तान के हवाले से आपके सामने रखूंगा। छोटा सा सवाल है, शायद इसका जवाब छोटा ना हो। क्या इलेक्शन होंगे इस साल? मुझे नहीं लगता। नहीं होंगे तो टेक्नोक्रेट हम्म, मार्शल आएगा। नहीं, यही कैरी करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इसकी प्रोविजन नहीं है।
अरे क्या पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है? नहीं मतलब क्या मजाक आप कर रहे हैं? ये नवाज शरीफ को जब निकाला था, केस पनामा का था। क्या पनामा पे निकाला था उसको? अकामा पे निकाला? इकामा पे। केस पनामा का था और निकाला इकामा पे। बिल्कुल इकामा पे निकाला था। ठीक है। बेनिफिशियरी नहीं ली थी जो। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का और जो पाकिस्तान पीनल कोड है, ताजीरात पाकिस्तान है, उसकी बड़ी इन्होंने पासदारी करी थी। सही सही सही। ठीक है। तो भाई ऐसा तो नहीं। ये बताएं कि अभी जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद भारत की इस्टेब्लिशमेंट से मिले थे दुबई में। क्या हाँ। कहानी है इसके पीछे, मुझे भी नहीं पता। नहीं नहीं, ये मिले थे वहां पे। वहां पे भी मिले, फिर एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मेरे ख्याल से ओमान में मिली थी। ओमान में भी इनकी एक मुलाकात हुई थी। और ओमान में या कुवैत में, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, आई हैव टू चेक। उसके बाद ये ओमान या कुवैत में भी मिले थे। और अंडरस्टैंडिंग यही थी कि सीज फायर करेंगे और कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर नहीं होगा, पुलवामा टाइप या उरी टाइप। और इक्का दुक्का केसेस जो भी हो रहे हैं वहां पे कश्मीर में, वो होंगे, बिकॉज नॉट एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान इज अंडर कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। कुछ उनका ऐसा है, कुछ बहुत सारे मुजाहिदीन भी हैं, जेन्युइन मुजाहिदीन हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो कंसर्न है कश्मीर को लेकर के। अब उनको हमने ट्रेन किया था आज से 10 साल पहले। अब वो बिल्कुल ही लोन वुल्फ हो गए, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे रडार पे नहीं है। वो जाके कुछ करते बात अलग है, बट हम नहीं करेंगे, एज अ स्टेट हम नहीं करेंगे। और तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी। और ये था कि अगले, बिकॉज पाकिस्तान के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, इकोनॉमिक है, जियोपॉलिटिकल है, अफगानिस्तान के मसाइल है, और जो आबादी है पाकिस्तान की, वी हैव टू मेनी माउथ्स टू फीड। बहुत सारे लोगों को हमें रोटी खिलानी है जो कि हम नहीं खिला पा रहे, वो हकीकत है। तो इस चीज को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी। और वो अंडरस्टैंडिंग जब तक जनरल बाजवा आर्मी चीफ था तब तक ही लिव अप टू इट। और जब तक जनरल फैज हमीद आईएसआई चीफ था, उन्होंने वो कोशिश करी कि वो ना हो दोबारा पुलवामा और उरी जैसा हमला, और नहीं हुआ। ये भी हकीकत है कि पुलवामा के बाद फिर नहीं हुआ। बट अब नई स्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मसला ये भी तो है ना, अरे भाई, कि हर आर्मी चीफ के साथ स्टैब्लिशमेंट भी चेंज होती है। जो भी आर्मी चीफ आता है फिर वो कोर कमांडर्स अपने लगाता है, वो आईएसआई के बंदे अपने लगाता है, फिर सेक्टर कमांडर्स अपने हिसाब से चेंज करवाता है। बेसिकली वो कब्जा करता है पूरे सिस्टम के ऊपर, अपने लोगों को लगा करके। अब जो नए लोग आए हैं, अब इनकी एक अपनी नई अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें कुछ करना या नहीं। तो यही मसला है कि मुशर्रफ ने जो कहा किया वो कियानी कैरी फॉरवर्ड करेगा, इज नॉट नेसेसरी, वो कोई जरूरी नहीं है। कियानी ने जो कमिटमेंट्स की और कियानी की जो लोगों ने की, वो रहील शरीफ करेगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। रहील शरीफ ने जो किया कमिटमेंट, वो बाजवा कैरी ऑन करता है या नहीं। और जो बाजवा ने किया था, वो अब जनरल आसिम मुनीर करता है नहीं, यही तो टाइम विल टेल। तो इंडिया में जितने मसले हो रहे हैं अभी, स्पेशली इन पंजाब एंड ऑल दीज प्लेसेस, तो जाहिर सी बात है ना कि जो बाजवा कमिटमेंट्स थी वो बाजवा के साथ खत्म हो गई। जो खालिस्तान का सारा मसला उठा है और चल रहा है, और अचानक से बिल्कुल इतना वायलेंट हो गया आउट ऑफ नो वेयर। तो चीजें सबको समझ में आती हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। भाई आगे चलते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी एक पिछले 40-42 साल से एक मैदान जंग है। पाकिस्तान ने आखिरकार अमेरिका को वहां से निकलवाया, तालिबान को वापस लाए, फैज हमीद ने जाके उनकी कैबिनेट बनवाई, काबुल में बैठ के सब कुछ किया।
ये बताएं कि तालिबान तो फिर पाकिस्तान समझता था कि वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बना देंगे, लेकिन तालिबान ने तो आके वो बाढ़ हटानी शुरू की, ड्यूरन लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ फायरिंग वगैरह बॉर्डर पे रेगुलरली होने लगी हैं। तो ये क्या चक्कर है? इसका जवाब सबसे अच्छा फैज हमीद ही दे सकते हैं। फैज हमीद ने जो पूरा डील किया था, फैज हमीद ने जाकर कैबिनेट बनवाई, बहुत कुछ करके बड़ी मशक्कत के साथ सिराजुद्दीन हक्कानी को उन्होंने वहां पे होम मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, आप जो कहना चाहें, गृह मंत्री, वजीर दाखिला, आप नाम जो चूज करना हो कर लें, आपने उन्होंने उन्होंने बनवाया उनको वहां पे। और उनको लगा कि इसके जरिए हम पूरा अफगान तालिबान को भी कंट्रोल कर लेंगे और अफगानिस्तान को भी कंट्रोल कर लेंगे और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जो फाइटिंग फोर्सेस को भी कर लेंगे। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे एक चीज समझनी पड़ेगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अफगान तालिबान कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है। अफगान तालिबान जो है वो बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग वॉरलॉर्ड्स हैं, अलग अलग कबीलों के सरदार हैं, अलग अलग लोग हैं। वो सारे के सारे एक कॉमन कॉज को लेकर के आते हैं कि भाई हमको चाहिए शरीयत, हमको चाहिए हमारा जो ट्रेडिशनल जो पश्तूनों का जो एक लॉ है, जो कल्चर है, हमको उसकी पासदारी चाहिए। और जब आप एक झंडे के नीचे आ जाते हैं तो वो तालिबान बन जाता है। ठीक है। तो हक्कानी एक ग्रुप है और मुल्ला उमर का मुल्ला उमर का जो बेटा है उसका दूसरा ग्रुप है। ठीक है। और फिर किसी और सरदार का तीसरा ग्रुप है। हर किसी के अपने अलग अलग सेल्फ इंटरेस्ट है। तो बात ये है कि अ, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी और बढ़ना है। ये अभी तो मसले शुरू नहीं हुए। और इस चीज का एहसास था जनरल फैज हमीद को और बाजवा को, इसीलिए उन्होंने टीटीपी को स्वात में वापस आकर के रहने के लिए अलाउ किया। उन्होंने कहा कि आप ये 10-15 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहेंगे और आप इसके बाहर नहीं जाएंगे। आप आ जाए वापस, आपके बच्चे हो गए, आपकी शादियां हो गई हैं, आप सारे भाग के गए थे जब हमने जरबे अज़्ब किया था, जब हमने राह रास्त किया था ऑपरेशन, तो आप भाग के चले गए थे। अब आपके बच्चे हो गए, आपकी शादियां हो गई हैं, अब आपको वापस आना है, आप आ जाओ। बिकॉज अब तो वहां पे अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है। अब तो ये इनको सपोर्ट करेगी ही करेगी। बिकॉज जब अफगान तालिबान का बुरा वक्त चल रहा था तो उस वक्त अमेरिकन के ऊपर जो सबसे पहले 7 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुए थे, जब अमेरिका लैंड किया था अफगानिस्तान में, वो 7 के 7 सुसाइड बॉम्बिंग्स टीटीपी ने किए थे। ठीक है। जिस समय अफगान तालिबान काबुल छोड़ करके पाकिस्तान की तरफ भाग रही थी, तोरा बुरा की पहाड़ियों में छुपे हुए थे, उस समय अमेरिकन के ऊपर, जब अमेरिका इनके ऊपर हमले कर रहा था, तब अमेरिका के ऊपर हमले टीटीपी कर रहा था। तो बहुत सारे एहसानात हैं टीटीपी के अफगान तालिबान के ऊपर। तो वो अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को डिसोन नहीं करेगी। वो करेगी, हो सकता है पब्लिकली अब पाकिस्तान को और ग्लोबल जो पावर्स है उनको खुश करने के लिए करते हैं। बट नूर वली महसूद, जो कि टीटीपी का सरबराह है, कमांडर है, हेड है, उसने जो बैत की है वो किसके हाथ पे की है? वो मुल्ला हिबतुल्लाह के हाथ पे की है, जाकर के कंदाहार में की है। तो आप मुझे बताओ, जब उन्होंने अफगान तालिबान के अमीर के हाथ में बैत की है, तो जो टीटीपी का अमीर है उसके खिलाफ अफगान तालिबान कैसे एक्शन लेगा? अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये आईएसआई चीफ जनरल नदीम अंजुम और जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, ये काबुल गए थे ना, एक वो डोसियर लेकर के। ये डोसियर में क्या लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में जो 7 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं पिछले 1 साल में, वो जो 7 के 7 नेशनल्स थे जो सुसाइड बॉम्बिंग्स की जिन्होंने, वो सारे अफगान नेशनल थे। तो उनके नाम, आइडेंटिटी कार्ड, जो काम इंडिया करता है पाकिस्तान के साथ, कि ये देखो, ये जो मुंबई में हमला करने आए थे, ये इनका नाम है, इनके गांव का है, ये इनकी फोटो है, ये लोग हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी नेशनल थे। ये सेम कंप्लेन का एक लेटर लेकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास गया, तालिबान के पास। ये सारे अफगान नेशनल्स थे। उन्होंने लिया, उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा कि आप टीटीपी जो है सारे रिक्रूटमेंट्स जो कर रही है, टीटीपी की जो स्ट्रेंथ थी वो जरबे अज़ वो राह रास्त के पहले 20 से 25,000 की थी, जो कि ऑपरेशन के बाद 3 से 4,000 पे आ गई थी। अब वो स्ट्रेंथ वापस से 2023 में रीगेन करके 15,000 पे जा चुकी है 3,000 से। तो ये जो सारी रिक्रूटमेंट हुई है 3,000 से 15,000, जो 5 गुना इंक्रीज आया है टीटीपी के फाइटिंग फोर्स में, ये सारे की सारे रिक्रूटमेंट्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान से हुए हैं। तो उन्होंने कहा प्रूफ ले आओ। तालिबान ने कहा कि भाई प्रूफ ले आओ, आप हमको दो कि ये सारे के सारे अफगानिस्तान से। ये 7 वो थे कि ये 7 सुसाइड बॉम्बर्स अफगान थे। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो 3 से 15,000 हुए तो जो बाकी के 12,000 ऐड हुए वो भी अफगान हो। So basically Afghan Taliban was having an argument with these people. ठीक है, तो ये जो मसला है, अरे भाई ये बढ़ेगा। और अफगान तालिबान के साथ जो पाकिस्तान ने किया था वो अफगान तालिबान भूला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान ने उनको शेल्टर दी है, ये एक बात है, बट इनके लीडर्स उठा करके, इनके कमांडर्स उठा करके, इनके लोकल लीडरशिप उठा करके अमेरिकन को बेचा भी इन्होंने ही था। तो अफगान तालिबान उस चीज को भी नहीं भूल रहा। तो अफगान तालिबान वही कर रहा है पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ किया था, कि गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे दोनों, कि अमेरिकन को उठा करके आपकी लीडरशिप को बेच भी रहे। ठीक है, जो पाकिस्तान में तालिबान का अफगानिस्तान का एम्बेसडर था, ठीक है, उसका नाम क्या था, मुफ्ती जईफ, मुल्ला तो अब्दुल सलाम जईफ। हाँ, मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ, उसको उठा करके उन्होंने बेचा भी उसको, अमेरिकन को। और साथ ही साथ अफगानिस्तान से जो भाग करके आ रहे थे इनके लोग, उनको पेशावर में और क्वेटा में बसा भी रहे थे। तो वही काम तालिबान कर रहा है ना, कि टीटीपी वालों को पाल भी रहा है और इनके कहने पे 2-4 एक्शन भी ले रहा है कि ठीक है हम इनको नहीं अलाउ करेंगे, लेटर इशू कर दे रहा है, बट उनको पाल भी रहा है, उनको पोस्ट भी रहा है। सो बेसिकली अफगान तालिबान हैज आल्सो लर्नड इट्स लेसन्स। अफगानिस्तान ने भी सीखा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को डील कैसे करना चाहिए। जैसा ये आपको डील कर रहे हैं वैसे आप इनको डील करो, ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। और आप देखो तालिबान के सामने बिल्कुल सीधे हो रखे हैं, कंप्लेंट्स लेके जा रहे हैं, लेटर्स लेके जा रहे हैं, प्रूफ्स लेके जा रहे हैं। तो ये बढ़ेगा और पाकिस्तान विल हैव टू पे द प्राइस। जितने बंदे अफगान तालिबान के मारे इन्होंने और जितने टीटीपी के मारे, वो उतने मार करके हिसाब बराबर करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और पुलिस वालों को टारगेट कर रहे हैं, आप देखें ये मेजर सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, पेशावर को, कराची को, लाहौर को, इस्लामाबाद को। ये बेसिकली आईएसआई को और पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा रहे हैं कि यू थिंक कि यू कैन प्ले, वी कैन प्ले द गेम बेटर देन यू। तो उसमें फिर बाकी मुल्क भी हैं, उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, वो भी उसमें बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं। भाई जब तक ये देखें, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया और टीटीपी को आज़ाद किया गया। और आपने जैसे बताया कि कमर बाजवा और फैज हमीद ने इनको स्वात में पाकिस्तान में आबाद करने की ऑफर की, सब कुछ हुआ। तो जब तक इमरान खान की सरकार थी, जब तक बाजवा की लीडरशिप थी, तब तक तो टीटीपी इतना खुल के सामने नहीं आई थी, छोटे मोटे झड़पें होती थी। ये एक इंप्रेशन है पाकिस्तान में कि इसको फैज हमीद ऑपरेट करवा रहा है टीटीपी को, क्या ये दुरुस्त है? मतलब मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर ऐसा होगा, बट बात यह है कि इमरान खान एक लौता लीडर है। अगर आपको याद हो, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जब टीटीपी ने इनके बच्चे मारे थे, इसमें 150 से ज्यादा बच्चे मरे थे, और हिंदुस्तान के जितने भी स्कूल्स थे, सभी स्कूल्स में अगले दिन सुबह 2 मिनट का साइलेंस रखा गया था। वो चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे जितने भी स्कूल हो, जस्ट टू शो सिंपैथी विद द किड्स हु वर, बिकॉज बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, अरे भाई, ठीक है। अब वो 4 साल के 6 साल के बच्चे का क्या दीन है, क्या उसका ईमान है, उसका क्या मतलब, उसकी क्या नेशनैलिटी है। तो अब ये था कि उस आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ऊपर जब हमला हुआ, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक लौता पॉलिटिकल लीडर था, इमरान खान।
जिसने उस अटैक को कंडेम नहीं किया था। इकलौता पॉलिटिकल लीडर था जिसने टीटीपी को कंडेम करने से मना कर दिया था कि मैं कंडेम नहीं करूंगा, टीटीपी को नाम लेके कंडेम नहीं करूंगा। तो तालिबान खान तो उसको ऐसे नहीं बोलते ना, जी जी उसका जी नाम तो तालिबान खान बोलते हैं बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन सपोर्टर ऑफ तालिबान। जी। तालिबान से जब नवाज शरीफ के जमाने में डील की बात हुई थी, नेगोशिएशंस की, तो तालिबान ने इमरान खान को नॉमिनेट किया था अपनी तरफ से। बिल्कुल। तो तो भाई फैज हमीद ऑपरेट कर रहा है या नहीं, श्योर नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं कहता वो ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर वो कर रहा होता तो उसको नहीं स्पेयर करते। बट देखिए, बात ये होती है अरे भाई कि ये जो क्लैंडस्टाइन सर्विसेज और ये जो जो पूरी फील्ड है ना, ये इतना ये इस तरीके की है कि अ, यहाँ पे कुछ भी चीजें आप सर्टेन होकर के नहीं कह सकते। इन्होंने बेसिकली, देखिए गेम बहुत दूसरे तरीके से खेला जाता है। आप बेसिकली एक पार्टी को इतना एनेबल कर देते हैं, आप उसको इतना एम्पावर कर देते हैं कि आपको फिर करना नहीं होता है कुछ, वो आपका काम बिना आपके इन्वॉल्व हुए ही कर रहे होते हैं जो आपके इंटरेस्ट में है। ठीक है, आपने उनको इतना एनेबल कर दिया, एक एनवायरमेंट दे दिया। जैसे आप कोई मछली पालते हैं एक्वेरियम में, तो आप सिर्फ एक पानी का एक वो ले और उसमें आप दो मछलियां डाल दें, क्या उसमें सरवाइव कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक है, आपको उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट देना होता है। आप उसमें वो मशीन्स भी लगाते हैं जिससे वो बबल्स आते हैं, फिर आप उनको डेली फीड उसमें डालते हैं जिससे कि उनको खाना मिले। फिर उसके बाद आप वाटर चेंज करते हैं, आप पानी हर 15 दिन पे आप चेंज करेंगे ताकि ताकि फ्रेश वाटर आए उसमें। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, फैज हमीद डेड, कि उन्होंने टीटीपी को एक एनवायरनमेंट दे दिया जिस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सके, जहां उनके पास ऑक्सीजन, पानी, खाना, रोटी, हथियार सब कुछ हो, और अकाउंटेबिलिटी जीरो, वो उन्होंने दे दिया। अब ही डज नॉट हैव टू डू समथिंग। अगर वो आर्मी चीफ बन जाता तो उसने उसका एक एग्जिट रूट भी बनाया होता कि अगर ये सिचुएशन अगर आउट ऑफ हैंड गई तो मेरा फिर एग्जिट प्लान क्या होगा, इससे निकलना कैसे है। अब वो आर्मी चीफ बना नहीं, अगर मैं नहीं बना तो जो आएगा वो झेलेगा। तो वही हुआ, जो वो नहीं बना, अब जो आया है वो झेल रहा है, वो झेलेगा। सो दिस होल गेम एंड दिस होल इंडस्ट्री गोज लाइक दैट। भाई पाकिस्तान के हवाले से एक चीज रह गई है, वो आपसे पूछनी है कि आपने देखा होगा कि पिछले 1 डेढ़ साल से बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा अटैक बढ़ गए हैं। बलोच कर्मचारी जो हैं, जो मिलिटेंट्स कह लें या जो मुजाहिद कह लें बलूचिस्तानों के, उनके उन्होंने अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सिविल वॉर बलूचिस्तान में है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है आर्मी के साथ। तो आप किस तरह देखते हैं, क्या बलूचिस्तान मुस्तकबिल करीब में आजाद हो जाएगा? देखिए, बलूचिस्तान उस दिन आजाद हो जाएगा जिस दिन अमेरिका इस बात पे एग्री कर जाएगा कि बलूचिस्तान आजाद होना चाहिए। जिस दिन तक अमेरिका इस बात पे एग्री नहीं करता कि बलूचिस्तान आजाद होना चाहिए, उस दिन तक बलूचिस्तान आजाद नहीं हो सकता। आप चाहे जो कर लीजिए, आप बलोच चाहे जो कर ले, ये तल्ख हकीकत है, इट्स अ बिटर रियलिटी। और ये वो सच है जो लोग नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलते। इंडिया में भी लोग नहीं बोलते, लोगों को तकलीफ होती है बोलने में। जिस दिन अमेरिका एग्री कर गया, उसके बाद साल भर भी नहीं लगेगा बलूचिस्तान को आजाद होने में। उनकी जद्दोजहद में कहीं कोई कमी नहीं है। उनकी जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल 100% इंडिजिनस है और बिल्कुल जस्टिफाइड है। उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, जो जातियां हुई हैं, वो लाहौर और इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ पंजाबी सुन्नी मुसलमान है ना, अगर आप उससे पूछेंगे, अगर ईमानदार आदमी होगा, दीनदार आदमी होगा, तो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, उनकी जो स्ट्रगल है वो जेन्युइन स्ट्रगल है। उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं वो बिल्कुल गलत थे, और उनकी जगह कोई और होता ना तो वो भी खड़ा होता। लेकिन बात वही है कि जब तक अमेरिका बहादुर नहीं उस चीज को सपोर्ट करेगा, वो चीज मटेरियलाइज नहीं होगी। ये स्ट्रगल चलता ही रहेगा। इट हैज बीन अ स्ट्रगल फॉर लाइक पास्ट 75-76 ईयर्स। वो आने वाले भी 70-75 साल इसी तरीके से चलता रहेगा, स्ट्रगल ही रहेगा वो।
अजीज दोस्तों, कनेक्शन टूटने की वजह से हम वैभव को गुड बाय नहीं कह सके, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सके। वैभव सिंह ने ये वादा किया है कि वो अब रेगुलरली हमें टाइम देंगे। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।